जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। थैंक यू सो मच। आप सबका फीडबैक मुझे मतवातिर मिल रहा है। जितनी वीडियोस अभी हालिया दिनों में पोस्ट की हैं इस चैनल के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा मुझे कहा गया वो ये कि सीएसएस का इम्तिहान देना कैसे है। ऑब्वियसली बहुत सारे आप में से देखने वाले जो हैं एस्पायरेंट्स भी हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मैंने ये पहले कहा था कि मैं इसके ऊपर करूँगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि किस तरह से किया जाए। क्योंकि मुझे तो इम्तिहान दिए हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मेरा तो तजुर्बा और नॉलेज दोनों ही आउटडेटेड जिसे कहा जाता है, एक्सपायरी डेट शायद उसकी अब कब की गुज़र गई होगी। लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए और जो लोग मुझे जानते हैं व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने मुझे वॉइस नोट्स भी भेजे और टेक्स्ट भी किया। तो मैंने कहा चलिए लेट्स ट्राई। वो बात दुरुस्त है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो पता नहीं अब कितना रेलेवेंट होगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलती, किताबें नहीं बदलती, इंसान नहीं बदलते, इंसानी सरिश्त नहीं बदलती। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी ये बात भी शेयर करता हूँ कि इस तैयारी के लिए क्या क्या लाजमी है। मगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इसमें कुछ ये भी जिक्र करूंगा। पिछले तकरीबन 11 साल से मैं मुस्तकिल यहाँ अमेरिका में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को। 2015 से बाकायदा मैंने जो है टीचिंग स्टार्ट की और अब मैं 4 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कुछ तजुर्बा वो भी मैं बीच में शामिल करूँगा। फिर मुझे ये भी कहा गया कि आप इसके ऊपर भी बात करें कि अच्छी लिखाई कैसे मुमकिन है, राइटिंग। और मज़े की बात ये कि मैंने राइटिंग के कोर्सेज़ भी पढ़ाए थे और मैं कुछ उसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन वो एक अलग वीडियो में। अभी हम फ़ोकस करते हैं सीएसएस पर। देखिए, सीएसएस एक आम इम्तिहान नहीं है, आपको पता ही है। ये सिर्फ़ एक यूँ समझें कि एक स्टैंडर्ड एकेडमिक एग्जामिनेशन नहीं है। ये आपकी जिंदगी का फैसला है, ये एक प्रोफेशनल चॉइस है, एक रास्ता है। और बहुत से लोग इस रास्ते पर रहते हैं, मेरी तरह भटक नहीं जाते कि इस्तीफा देके कहीं और पहुंच जाए। लोग 60 साल की उम्र तक जो है सर्विस में होते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं या अपनी करते हैं, जो भी होता है। बहरहाल ये एक लाइफ स्टाइल और लाइफ लॉन्ग चॉइस है, तो इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जो अक्सर मैंने देखा है वो लोग मुझे कहते हैं कि जी मैं साथ में ना मैं नौकरी कर रहा हूँ या मैं ये वाला मास्टर्स कर रहा हूँ, साथ में मैं इम्तिहान भी दे दूंगा, लक हुई तो मैं पास कर जाऊंगा, लक हुई तो आ जाएगी, ये तो किस्मत की बात है। देखिए, लक किस्मत बिल्कुल मैटर करते हैं, मैं खुद उसमें यकीन करता हूँ। मगर लक अलोन विल नॉट टेक यू थ्रू सीएसएस एग्जाम। नंबर वन, इसके लिए हार्ड वर्क लाजिम है और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये नहीं कि अगर आप ये समझे कि आपने 20-25 किताबें नहीं पढ़नी, आपने मुस्तकिल नोट्स नहीं बनाने, उन नोट्स का घोटा नहीं लगाना और उन नोट्स को जो है ऑर्गेनाइज नहीं रखना और 2-2 3-3 बार रिवीजन नहीं करनी, तो आप भूल जाए, आप फिर ये एग्जाम नहीं कर सकते। ये कोई फ्रीक होते हैं, यानी कि कोई महा आइंस्टाइन टाइप के जीनियस, कि वो चले जाएं बगैर तैयारी के या बहुत कम तैयारी के और किस्मत की देवी मेहरबान हो और वो पोजीशन लेकर आ जाए। मेरे ख्याल से कम मेरी लाइफ में और मेरे अपने बैचमेट 100-150 तो थे ही, मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत लोगों को, सीनियर्स जूनियर्स सबसे मिलता हूँ, तो मुझे कम ही लोग इस तरह के मिले हैं कि जो कि बहुत हल्की फुल्की साइड तैयारी के साथ जो है वो ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो मेहनत और फोकस बहुत जरूरी है। फोकस से क्या मुराद है? फोकस से मुराद ये है कि ये आपकी जिंदगी का एक फोकस होना चाहिए। अब मुझे पता है कि बहुत से लोगों की मजबूरियां होती है, मसलन ये कि बहुत से लोग जो हैं नौकरी कर रहे होते हैं, उन्होंने तो अपना घर चलाना है, माँ बाप की, बहन भाइयों की, अगर मैरिड हैं तो अपनी बीवी बच्चों की का ख्याल करना है। बिल्कुल, वो एक दुरुस्त बात है। तो फिर इसका ये मतलब है कि अगर आपने पार्ट टाइम तैयारी करनी है तो फिर आपको ज्यादा वक्त चाहिए। फिर आप 3-4 महीने, 5 महीने एक नौकरी के साथ ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। और ये बात मेरी मैं आपको ये सिर्फ अपने कयाफे या अंदाजे की बुनियाद पे नहीं कह रहा। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो तैयारी कर रहे थे एग्जाम में, जो होता है उससे पहले और बाद में, और एग्जामिनेशन सेंटर्स में भी आपको मिलते थे बाद में, आप नंबर वंबर लेकर। और फिर इंटरव्यू की तैयारी के दौरान बहुत सारे लोग मिलते थे, क्योंकि उस वक्त यकीनन मुझे भी काफी, मैंने गाइडेंस ली थी बहुत से लोगों से। तो
मेरी मुलाकात होती थी और मुझे ये तजुर्बा इसलिए पता है कि लोगों ने कम से कम इसमें साल-साल 2-2 साल लगाए होते थे और लगाने भी चाहिए क्योंकि ये इम्तिहान ही उस नौइयत का है। देखिए ये एक पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है और मैं तो यूँ समझता हूँ कि मास्टर्स के होना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि ये आपको थोड़ा-सा तैयार कर देता है रिगर के लिए, मेहनत के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो जाती है। आप 8-10 कोई किताबें पढ़ लेते हैं बिफोर यू टेक द एग्जाम। बहुत से लोग ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं, लेकिन अब वो फिर उनकी बहुत या तो बहुत अच्छी स्कूलिंग की उनको मौके मिले होते हैं जो हर एक को नहीं मिलते, या उनको एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है, टेम्परामेंट होता है लिखने का, राइटिंग अच्छी होती है, या वैसे उन्होंने मुतालिया बहुत किया होता है जिंदगी में। तो वो अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है तो फिर आपको ये 1 साल चाहिए और फोकस चाहिए और मेहनत चाहिए, जो मैं अपनी बात को साथ साथ समराइज भी कर रहा हूं। अब उससे क्या मुराद है मेहनत, उसको क्वांटिफाई कर लेते हैं। मेहनत से मुराद ये कि अगर आपने 1 साल का एक रखा है टाइम फ्रेम, तो उसमें इसका ये मतलब है कि आपको 8 घंटे पढ़ना है। अभी हालिया महीनों की बात है कि मैं लाहौर में था, मेरे ख्याल से सर्दियों की बात है, पिछली सर्दियों की बात है। तो एक नौजवान जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने तालीम हासिल की है, मुझे वहां पे वो मिले थे और मेरी उनसे दोस्ती, मुझे है तो बहुत उम्र में छोटे, लेकिन वो भी अब इम्तिहान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने इतना, तो मैंने उससे कहा कि जरा क्वांटिफाई तो करो कि कितने मजामीन है, और मैंने कहा कितने घंटे पढ़े, उसने कहा जी 3-4 घंटे, 5 घंटे पढ़ ले। तो मैंने कहा दैट्स नॉट इनफ, क्योंकि उसकी वजह ये कि 8 घंटे मिनिमम दिन के आपको लग के पढ़ना है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। देखिए हमारे जमाने में तो मोबाइल भी नहीं होता था, इंटरनेट भी नहीं था, सही जो बात है। मगर आज तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, वाईफाई और नेटफ्लिक्स और ये ऐप और वो ऐप और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और ब्ला ब्ला ब्ला। तो बेसिकली आपको 8-9 घंटे अपना वाईफाई एक्चुअली में बंद रखना पड़ेगा। आई नो दिस साउंड्स वेरी स्ट्रिंजेंट, खसूसन जो नौजवान जनरेशन है, बट ट्रस्ट मी ये आपके काम आएगा। आप ये करके देखें, जो अच्छे लिखारी भी हैं, जो मेहनत करते हैं, वो भी अपना वाईफाई बंद कर देते हैं। आप इंटरव्यूज देख लें, बहुत सारे जो टॉप राइटर्स हैं दुनिया के, वो कहते हैं कि वो जब बैठते हैं लिखने के लिए तो वो वाईफाई को बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका फोकस, ध्यान जो है वो बढ़ता नहीं है। तो फिर मैंने उससे अपने यंग दोस्त के साथ बैठकर कैलकुलेशन की। मैंने कहा अगर तुम्हारे 8-10 मजामीन है और उसके लिए तुम्हें अगर 2-2 3-3 दिन भी चाहिए, तो उसके तुम मल्टीप्लाई करो तो 30-40 दिन तो सिर्फ तुम्हें एक फाइनल रिवीजन के लिए चाहिए। यदि पहले आपने किताबें पढ़नी है, कोर्स वर्क मुकम्मल करना है, आइडियाज के नोट्स बनाने हैं और पास्ट पेपर्स देखने हैं, फिर उसके बाद आपने एक रिवीजन करनी है, फिर एक फाइनल रिवीजन करनी है, तो ये साल भर आपको 8 घंटे मिनिमम, मेरी जाती राय है 8 से 9 घंटे भी। और अगर आप नौजवान हैं, आप में हिम्मत है, एनर्जी है, तो वाई नॉट 9-10 आवर्स एवरी डे आप बैठकर मेहनत करें और लगन के साथ करें। साथ में बिल्कुल अपनी नींद का ख्याल करें। 7-8 घंटे सोना लाजमी है, क्योंकि वो आपको रिफ्रेश करेगा, आपके ब्रेन को रिचार्ज करेगा और आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा। और साथ में एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपकी पसंद है, बाज लोग जिम जाते हैं, बाज लोग वैसे वॉक कर लेते हैं, घर के बाहर सैर कर लेते हैं, कुछ खेल लेते हैं, जो भी है घंटा एक आप उसके लिए डिवोट करें। घंटा ज्यादा भी कर सकते हैं, और बाकी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, सोशल लाइफ को कर्टेल करें। आई नो लोग कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आपको नॉर्मल होनी चाहिए जिंदगी। देखिए पाकिस्तान में सोशलाइजिंग जो है वो एक लाभ मतनाही एक सिलसिला है। उसकी वजह यह है कि आप सोशलाइज करते हैं पहले घर वालों के साथ, अपने कुंबे के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, हमसायों के साथ, गली में लड़के जो होते हैं उन या लड़कियां उनके साथ, फिर आपके कोई घर पे आ जाता है, आपका कोई दोस्त आ जाता है पिक करने, फिर आपकी सालगिरह, गमी, खुशी, एक खत्म ही नहीं होता। दिन के तो कई घंटे इसी में गुजर जाते हैं। आपको इसको कर्टेल करना है, चाहे बुरा लगे किसी को। दोस्त तो समझ जाएंगे, उनको बताइए कि देखें मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे लिए ये एक टॉप प्रायोरिटी है, इसलिए आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। हम हफ्ते में एक दिन, इतवार के दिन या हफ्ते के दिन, हम बिल्कुल गेट टुगेदर करेंगे, मिलेंगे। और बिल्कुल आप हफ्ते में एक दिन रखिए अपनी मेल मुलाकातों के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपनी पसंद की कोई फिल्म देखने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए, लेकिन बाकी दिन उसको कर्टेल कीजिए। ये है फोकस। तो अब क्या बातें हो गई, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और आपने फोकस्ड होके 8 से 10 घंटे तैयारी करनी है। अब ये 8 से 10 घंटे कैसे और तैयारी होनी है, ये 1 साल का मैं आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूं, और ये मिनिमम है।
कुछ लोगों को शायद इससे भी ज़्यादा वक़्त चाहिए। वो जिनकी नौकरी है या जिनकी फैमिलीज़ में वो बिल्कुल इतना टाइम नहीं वो डिवोट कर सकते, तो फिर वो शायद उनको साल से 1.5 साल भी चाहिए होगा। फिर एक तो ये है तैयारी का अरसा। एक तैयारी से पहले भी एक प्रिपरेशन होती है, यानी कि जब ये आपने अभी फैसला नहीं किया, आपने डिसाइड नहीं किया कौन सा साल आपने एग्ज़ाम देना है या बैठना है उसके लिए एनरोल करना है, तो उस तैयारी में आपको कुछ असेसमेंट करनी, सेल्फ असेसमेंट सबसे बेहतर होती है और एक रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल होता है कि हम कोई बहुत अफ़लातून या 30 बार ख़ान हैं और वो ओवर एस्टिमेट करते हैं अपनी सलाहियतों को। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, फिर वो एहसास कमतरी वहीं से आता है। तो दोनों ही गलत चीज़ें हैं, दोनों ही मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पागलपन की निशानियाँ हैं। मगर ज़ाहिर-सी बात है जब आप छोटे होते हैं उम्र में 20s में या इवन 30s में, तो आपको उसका अंदाज़ा सही तरह नहीं हो सकता। और वो इसलिए क्योंकि आपके अभी वो तजुर्बा नहीं होता, मैच्योरिटी इसी को तो कहते हैं ना कि आप अपने आप को खुद शनासी या अपने आप को समझ समझ पाएँ, अपनी वीकनेसेस, अपनी शॉर्टकमिंग्स। तो इसलिए ये सेल्फ असेसमेंट पहले आप बैठकर इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, सोचें, आपकी राइटिंग कैसी है? आपकी पढ़ने की स्पीड कैसी है? आप के पहले जो एग्ज़ाम्स या जो कोर्सेज़ या डिग्रीज़ जो आपने की, उसमें आपके नंबर्स की क्या ट्रैजेक्टरी है, क्या हिस्ट्री है, कहाँ-कहाँ पे कमी है? जाके मार्कशीट्स का मुताला कीजिए। अगर तो अंग्रेज़ी में आपके नंबर कम आते रहे हैं, तो फिर अनफॉर्च्युनेटली आप एक डिसएडवांटेज पर हैं और वो डिसएडवांटेज माशाल्लाह अंग्रेज़ों का ये नौआबादियाती या कॉलोनियल सिस्टम जो है और ये जो पूरा सीएसएस का सिस्टम है, ये उसकी लेगेसी है। ये ना आपकी ना मेरा कसूर है। ये अब सिस्टम ऐसा है, जब तक ये नहीं बदलेगा। अभी मैंने सुना कि कुछ इस्लाहात लाई जा रही हैं इस इम्तिहान में सीएसएस के। खुदा जाने वो कब हों पूरी और कब वो उनके ऊपर अमल हो। और मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ी इतनी जल्दी एज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जाएगी। और अगर दूसरी ज़बानें आ भी गईं, फिर भी नॉलेज जो प्रोड्यूस होता है, वो आज अब अंग्रेजी में होता है। अब क्या किया जाए, ये भी एक मसला है। आई नो कि तराजुम मिलते हैं उर्दू में बहुत सारी किताबों के, क्लासिक्स के, लेकिन वो स्केल नहीं है। दुनिया में इंटरनेट पे भी आप जाएँ या यूट्यूब पे भी जाएँ, जो कि सोर्सेज़ हैं आजकल मालूमात के, उसमें बेशतर नॉलेज अंग्रेजी में है। इसलिए अंग्रेजी से शनासाई आप उसको जो है इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि तीसरा या चौथा पॉइंट ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड जो है वो लाजिम है टू डू वेल इन दिस एग्जाम। अब कमांड से ये मतलब नहीं है कि आप शेक्सपियर या फ्रांसिस बेकन या नॉम चॉम्स्की बन के लिखें या उस तरह से बात करें। आपका एक रीजनेबल एक्सप्रेशन होना चाहिए अंग्रेजी में, यानी कि आप जुमले दुरुस्त ग्रामर की गलतियों के बगैर लिख सकते हो। और अगर आप वो सेल्फ असेसमेंट के प्रोसेस में आप देखते हैं कि आपकी ग्रामर कमजोर रही है या आपके अंग्रेजी का मजमून कमजोर रहा है, तो फिर आप उसमें मेहनत करें। ये कोई अनअचीवेबल चीज नहीं है। देखिए, मैं भी जब स्कूल में था, हाई स्कूल में जब मैं था, तो मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी। 7वीं 8वीं 9वीं जमात में मैं उर्दू में प्राइजेस भी मिलते थे। और जब मैं ए लेवल्स में पहुंचा, तो उस वक्त मैंने मेहनत की, तो ए लेवल सारा था अंग्रेजी में, उसमें अंग्रेजी का एक मजमून भी था और मेरा रिटन एक्सप्रेशन जो था वो इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे एक अच्छे टीचर मिल गए। वो टीचर जो थे वो मेरी इस्लाह करते थे और वो एक्स्ट्रा मुझसे काम करवाते थे और मेरी गलतियां निकालते थे, मैं उनको ठीक करता था। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी भी गया, तो वहां भी मेरी कोशिश ये होती थी कि अपने एसेस जो है, मैं खुद कहता था प्रोफेसर्स को कि आप मुझे फीडबैक दें राइटिंग के ऊपर, एक ग्रामर के ऊपर, एक एक्सप्रेशन के ऊपर। तो मैंने खुद अपनी उसके ऊपर तवज्जो दी। और सबसे अहम चीज जो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी मर्जी आप इसके ऊपर सोच विचार भी कर ले, रीडिंग का कोई मुतबादिल नहीं है। तो नंबर 5 है कांस्टेंट रीडिंग। इट डजंट मैटर कि आप कोर्स की बुक पढ़े कि नहीं पढ़े। इट डजंट मैटर कि आप डॉन अखबार या जो है द न्यूज या न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन में वो रेलेवेंट चीज पढ़ी नहीं रही, आप पढ़ रहे हैं। रीडिंग एक ऐसी चीज है कि वो आप उसको भी शॉर्टकट नहीं कर सकते। तो पांचवी चीज है मुतालिया, जो आपकी राइटिंग को बेहतर करेगा। चौथा राइटिंग था, आपका एक्सप्रेशन, सेल्फ असेसमेंट। ये सेल्फ असेसमेंट का एक नुकता सबसे अहम है। अगर अंग्रेजी ठीक है तो आधा सफर आपका सीएसएस का समझिए पार हो गया। तो
अब बुनियादी तौर के ऊपर जब आपने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करनी है, उसके लिए आपने रीडिंग करनी है। ये दिस टेक्स अस डायरेक्टली टू द प्री प्रिपरेशन और प्रिपरेशन की जो स्टेज है। अब इसमें किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? पूछते भी हैं बहुत सारे लोग मुझे, अक्सर ये कहते हैं, आप बताइए कौन-सी किताब? मैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो कर दूँगा। आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं बताऊँगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी सिलेबस है, उसमें किताबें दी हुई हैं। आप कम से कम हर जो आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है, उसकी टेक्स्ट बुक्स या सजेस्टेड जो रीडिंग्स है, उनमें से कम एक किताब जरूर पढ़ें। अभी अब नहीं भी एग्जाम का फैसला किया तो पढ़ना शुरू कर दें। और अखबार तो पढ़ना लाजमी है। ये दिस टेक्स मी टू द नेक्स्ट रीडिंग के हवाले से छठे पॉइंट की तरफ, एक डेली अखबार का मुतालिया। अब आपने वो कौन सा अखबार पढ़ना है? देखिए, अगर तो आपने प्री प्रिपरेशन की स्टेज में है, तो फिर आप चंद कॉलम भी पढ़ें, हेडलाइंस भी पढ़ें, न्यूज़ स्टोरीज़ पढ़ें। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन में पहुँच गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए, तो फिर तो आपको कवर टू कवर अखबार पढ़ना है, या अब तो इंटरनेट पे दस्तयाब होता है, तो उसके सारे सेक्शंस में, जैसे जैसे डॉन का मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं भी डॉन ही पढ़ता था, या और भी बहुत सारे अब तो ऑप्शंस हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर इतना कुछ मिल जाता है। देखिए, हम प्री इंटरनेट जनरेशन है, और हमें बड़ी जो है रगड़ा खाना पड़ता था, क्योंकि किताबें लेने के लिए भी लाइब्रेरी में या बुक शॉप पे जाके फिर उसको ला के पेंसिल से अंडरलाइन करके फिर नोट्स में, अब तो आपके पास इतनी ज्यादा चीजें आ गई हैं, आपके पास एआई टूल्स आ गए हैं कि आप पढ़ रहे हैं, साथ में आप डिक्टेट करवा रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि हैंड रिटन नोट्स लिखना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपने ये एग्जाम जो है, अगर ये नहीं बदलेगा, मुझे नहीं लग रहा कि ये बदल रहा है, ये आपने हाथ से ही लिख कर देना है। तो जब आपने हाथ से लिखना है, 3 घंटे में 4 या 5 सवाल तफसील में एसेज लिखने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे ना। तो इसलिए आपने वो जो किताबें पढ़नी है, जो अखबार पढ़ना है, उसके आपने नोट्स बनाने हैं। और वो नोट्स आपने ये नहीं बनाना कि आपने उसकी मिनिमम कॉपी कर देनी है, जो किताब का चैप्टर है उसको अपनी जबान में, या उसको, जैसे मैंने देखा है, अभी मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं देखता हूँ कि नोट्स के भी नोट टेकिंग एक साइंस है। और ज़ाहिर बात है कि आपकी इस अर्ली 20s में मे बी आप इतने वाकिफ नहीं होंगे। नोट टेकिंग ये होता है कि आप एक बार एक प्लेन रीडिंग करें, फिर दूसरी बार उसको पढ़ें और उसमें देखें क्या चीज़ अहम है, कौन से पॉइंट्स अहम है, और उनके आप बुलेट पॉइंट्स बनाएँ, जैसे होते हैं, और हाथ से लिखें। और हर, अगर आपने एक आर्टिकल पढ़ा है, मसलन एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि पाकिस्तान में पानी का वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, या शुड लार्ज डैम्स बी बिल्ट और नॉट। अगर वो एक ऐसे है या एक डॉन का ऑपेड है, तो आप उसको पढ़ रहे हैं, उसमें 5 या 7 पॉइंट्स होंगे की। वो पॉइंट्स आपने उनको बुलेट पॉइंट्स की तरह अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें लिखें। वाटर का एक चैप्टर बना लें, कश्मीर जो इंग्लिश ऐसे में या करंट अफेयर्स में या पाक अफेयर्स में रटे पिटे 10-15 मौजूआत हैं, कश्मीर का मसला, पानी का मसला, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, सेक्टेरियनिज्म, ये जो जो भी फ्रीक्वेंटली आती हैं चीजें, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे पास्ट पेपर्स के हवाले से। लेकिन अभी मैं आपको वो अज्जा बता रहा हूं, कामयाबी, आपकी कामयाबी के लिए, कि आपने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ना, शॉर्टकट नहीं लेना। आपने 1 साल तैयारी करनी है, कम से कम 8 घंटे देने हैं, अपनी लाइफस्टाइल बदलना है, सोना है, एक्सरसाइज करनी है, वाईफाई को बंद रखना है, सोशल लाइफ को कर्टेल करना है, और आपने अपनी असेसमेंट करनी है, और अपनी राइटिंग एबिलिटीज और इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड को असेस करना है, और अपने असातिज़ा से, दोस्तों से, खानदान वालों से भी मदद लेनी है कि क्या आप उस लेवल पर हैं या नहीं है, कि आप बैठकर 1 घंटे में मिस्टेक फ्री कुछ भी लिख सकते हैं। और वो लिख के देखिए, माय हाउस लिख लीजिए, माय गार्डन लिख लीजिए, माय बेस्ट फ्रेंड लिख लीजिए। अगर आप गलती करें अंग्रेजी की, तो फिर आपको उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और उसके बाद मुतालिया, जो कि छठा पॉइंट है, और मुतालिए में किताबें भी हैं, और एक कम से कम एक अखबार रोजाना का है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कवर टू कवर है, यानी कि सुबह उठते ही अगर आप 7 बजे उठकर अपनी नाश्ता, चाय या वर्जिश के बाद आप बैठे हैं, तो सबसे पहले अखबार बीनी कीजिए, और उसके बाद अंडरलाइन कीजिए क्या चीजें अहम हैं, और उसमें से कुछ के नोट्स बनाए। सारे भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने में लोग जो है पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं, ये भी ना सितम कीजिए अपने ऊपर। लेकिन पहले पढ़ें, एब्जॉर्ब करें, क्योंकि पढ़ने से आपकी लैंग्वेज भी बेहतर होगी, आपका एक्सप्रेशन बेहतर होगा। मुझे याद है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस जमाने में पाकिस्तान में 2 मशहूर मैगजीन्स होते थे, हेरल्ड और न्यूज लाइन।
तो हेरल्ड मैं पढ़ता था और मैं शौक से पढ़ता था, मुझे खैर इंटरेस्ट भी था वहाँ उसके जो मौज़ूआत होते थे, कल्चर भी, सियासत भी, ये वो। तो उससे मैंने बहुत सारे एक्सप्रेशन जो अच्छे लिखने वाले थे, ज़ाहिद मसलन शेरी रहमान उसकी एडिटर थीं, मेरे ख़्याल से उस ज़माने में, और बहुत से उसमें अच्छे लिखारी जो हैं वो लिखा करते थे, और वो बड़ी पॉलिश्ड उनकी अक्सर जो थी अंग्रेज़ी होती थी न्यूज़ लाइन में भी, और वहाँ से मैंने बहुत सारे एक्सप्रेशन सीखे। मैं पढ़ता था उनको, फिर डिक्शनरी में जाके उनको चेक करता था, फिर कोशिश करता था कि अपनी राइटिंग में उसको इस्तेमाल करूँ। मसलन बेयर्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट, हालांकि आप इसको कहते हैं कि ये बड़ी पुरानी मादूम किस्म की अंग्रेजी है, लेकिन मुझे ये याद है कि ये उस जमाने में मैंने 21 या 22 साल की उम्र में ये एब्जॉर्ब किया था, बेयर्स टेस्टिमनी टू द फैक्ट, और आज भी मैं उसको अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करता हूं। अब आपके पास तो एआई और चैट जीपीटी है, उससे परहेज ही करें तो बेहतर है। आप उससे रिसर्च करवा सकते हैं, उससे आप कोई आर्टिकल्स ढूंढ लें, कोई जर्नल पेपर्स निकालने हैं, वो आप ले लें बेशक, लेकिन उससे गुरेज करें प्लीज। ये मेरी आपको 7वीं जो है वो तजवीज होगी कि एआई सिर्फ रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें, करें ही ना तो बेहतर है, क्योंकि अभी पाकिस्तान का जो सीएसएस का एग्जाम है वो एआई की जमाने से कहीं पीछे है। आपको रिसर्च मिल सकती है, लेकिन आपने लिखना अपने हाथ से है, सोचना आपने है, रिटेन आपने करना है। वो क्या वो कहते हैं, रीड, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। ये मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, वन ऑफ दीज वीडियोस। तो ये काफी अच्छा ट्रिपल आर का जो है, ये काफी अच्छा फॉर्मूला है। वैसे मेरा नाम डबल आर बनता है, आर आर मुझे लोग कहते भी हैं, तो ये ट्रिपल आर एक अच्छा बन गया, रीड, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। तो इसलिए आपने पढ़ना है, रिटेन करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, और उसको रिप्रोड्यूस करना है। पहले नोट्स में कीजिए, और फिर बाद में हम राइटिंग प्रैक्टिस की में मैं अलग है उसके ऊपर एक वीडियो करूंगा। तो ये हो गई बात। अब मैंने आपसे अभी तक जो बातें की है, फोकस, मुतालिया, वो है। अब रीडिंग के अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, यूट्यूब या ऑनलाइन वीडियोस आजकल बहुत पॉपुलर है, आपकी जनरेशन में तो बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है। तो मेरी आपको ये एडवाइस होगी कि बिल्कुल आप यूट्यूब की वीडियोस देखें, अच्छे इंटरव्यूज देखें, लेकिन गुरेज करें। बहुत सारा कचरा भी है यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन। मैं इस वीडियो के बारे में नहीं कह रहा, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गलत मालूमात भी मिलेंगी। इसलिए आप उसको उनको अवॉइड करें, और आप देखें कि कोई भी जो मुसद्दिका एकेडमिक्स है या एनालिस्ट हैं या जर्नलिस्ट जिनकी के बहुत एक जिसे कहना चाहिए लंबा तजुर्बा है, क्रेडिबिलिटी है, उनको फॉलो करके, और वहां भी नोट्स लीजिए, अपनी नोटबुक में ही लीजिए। महज बस बैठकर लेटकर अपने फोन के ऊपर मत देखें, साथ में चिप्स खा रहे हैं या स्नैक्स खा रहे हैं। आप बैठकर बाकायदा उसको एक मश्क के तौर पे लीजिए और नोट्स करें। अच्छा, अब ये तो सारी बातें सारी हो गई, ये हाउ टू डूज लिस्ट है। अब सबसे बड़ी चीज है एटीट्यूड और मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आपने ये बार बार सोचना है कि अब आप एक जिंदगी का एक रास्ता, एक पाथ जो है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या अख्तियार कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो फिर उसी लिहाज से अपने एटीट्यूड को भी फोकस रखें। आपको लगेगा कभी कि ये तो बहुत ज्यादा रीडिंग है, ये तो बहुत मेहनत तलब है, ये तो बाकी लोग ये कर रहे हैं, ये मुकाबले जो बाकी लोगों से होते हैं ये भी आपको डाउन कर देते हैं, इसलिए ये आपको उस अंडर एस्टिमेशन में ले जाते हैं। देखो जी, फलां बंदे के तो इतने नंबर आए थे उसमें एमए में या बीए में या इंजीनियरिंग में या मेडिसिन में, तो आप उसका वो तकाबुल ना करें। आपको अपने ऊपर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपना जो इनर रेजर्वायर है कॉन्फिडेंस का, यानी कि जो आपके अंदर सलाहियत है, उनको खोजना है। तो खुद शनासी ये भी होती है कि आप अपने आप को जो है पुश करें और मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपके घर वाले भी कहेंगे, दोस्त भी कहेंगे, अच्छा बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनकी और आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लोगों का ये होता है कि जी अच्छा ये आ जाएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टैका हो जाएगा, सलूट मारेंगे लोग, या अच्छा गाड़ी मिल जाएगी, अफसर बन जाएगा। बिल्कुल, वो भी इसीलिए सब सीएसएस करते हैं, वो भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने इसको अपने लिए अपने कॉन्फिडेंस का, अपनी सलाहियतों का इम्तिहान भी लेना है कि आप एक बहुत बड़े मरहले से गुजर रहे हैं, जिसे हिंदी में अग्नि परीक्षा भी बोलते हैं, कि आप आग के दरिया से गुजर कर उस दरिया को पार करके किनारे पर उतरेंगे और सुरखरू होंगे। तो ये मोटिवेशन और ये एटीट्यूड जो है, इसको बरकरार रखना है, और हिम्मत नहीं हारनी। लोगों की कज बहसी या कज फहमी जो है उसके असर में नहीं आना।
ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर मैं आपको ये बताऊँ कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है, वो भी बहुत अहम है। अब मैंने देखा है हमारे ज़माने में तो ये होता था कि जी किसमें नंबर आ रहे हैं, अमेरिकन हिस्ट्री में नंबर आ रहे हैं या एक्स में आ रहे हैं, मैं वो अडॉप्ट कर लूँ। अच्छा, वो लोग क करते भी थे। मैं आपको ये बताऊँ कि आप पहले देखिए आपका अपना इंटरेस्ट क्या है? आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, मैंने जब इम्तिहान दिया था तो मैंने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया था। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप इकोनॉमिक्स क्यों कर रहे हैं? इसमें तो नंबर ही नहीं आते। अब मेरा जो अंडरग्रेड डिग्री थी, बाहर से थी, यूके से थी, आई एडमिट किया, आई वाज़ प्रिविलेज्ड, वो इकोनॉमिक्स में थी। मैंने उसके बाद मास्टर्स में भी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। उससे पहले मैंने ए लेवल्स में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और बहुत अच्छे उस्ताद थे मेरे, उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर किए हुए थे। मैंने वो लिया एग्जाम, मेरे पास तो वक्त कम था। मैंने 6 से 8 महीने में तैयारी की थी, लेकिन मैं पहले प्री प्रेपरेशन स्टेज में काफी पहले से था कि मैं बदस्तूर मुतालिया करता था और कम से कम 2 अखबारात और 2 मैगजीन्स जो हैं वीकली, जिनमें के एक द इकोनॉमिस्ट होता था और एक ये जो मैंने आपको न्यूज लाइन और हेरल्ड जो कि पाकिस्तान स्पेसिफिक थे, ये मैं रेगुलरली 2-3 साल से पढ़ रहा था और वो इसलिए कि मेरी आदत बन गई थी। अभी मैंने फैसला नहीं किया था सीएसएस का, मगर वो एक मैं ऑलरेडी उस रिदम में था। तो मैं बता आपको ये रहा हूं कि मैंने इकोनॉमिक्स चूज किया क्योंकि मेरी वो स्ट्रेंथ थी। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की जिन्होंने मास्टर्स किया होता है पॉलिटिकल साइंस में या फिलोसफी में। मेरी जो एक और बैचमेट थी, वो सेकंड आई थी, वो फिलोसफी की मास्टर्स थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। उन्होंने फिलोसफी लिया और बहुत नंबर उनके आए फिलोसफी में। हालांकि फिलोसफी में उस जमाने में नंबर कम आते थे, अब मैंने सुना शायद ज्यादा आ रहे हैं। मैं इतना अप टू डेट नहीं हूं, आपको अंदाजा हो गया होगा। वो चूज करें जहां आपका इंटरेस्ट है, जो पढ़ने में आप इंजॉय करेंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग से लगाव है या आपको मैथ्स बहुत पसंद है, मेरे कई जानने वाले हैं जो मैथ्स में बड़े माहिर थे और जब उन्होंने मैथ्स लिया तो जबरदस्त उनके मार्क्स भी आए, क्योंकि वो एंजॉय करते हैं मैथ्स भी। आपको पता है कि एक बहुत ज्यादा शार्प माइंड और आपके स्किल्स की एक निशानी होती है। तो वो आप जो एंजॉय करते हैं आप वो करें, बिल्कुल इसमें ना जाए कि क्या आ रहा है आप उसको। तो ये सेल्फ असेसमेंट का ये भी हिस्सा है कि जब आप तैयारी की स्टेज पर आ रहे हैं, प्री प्लान कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने ये तमाम अवामिल को अपने मद्देनजर रखना है। तो मैं अभी के लिए आपसे इजाजत लूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्री प्रेपरेशन स्टेज में और प्रेपरेटरी स्टेज में आपने क्या करना है। आपने फोकस रहना है, आपने अपना एटीट्यूड ठीक रखना है, आपने मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपने अपनी लाइफस्टाइल बदल लेना है। साल या 2 साल जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपने एक मुख्तलिफ शख्स के तौर के ऊपर जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि आप बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। ये मजाक नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होती। और अगर आपने सीरियसली ये एग्जाम देना है, compete करना है हजारों लोगों के साथ, तो फिर आपको बहुत फोकस के साथ, जाफिशानी के साथ इसमें डूब जाना पड़ेगा इस आग के दरिया में। और उसके लिए 1 साल 8 घंटे कम से कम रोजाना पढ़ाई, वर्जिश और नींद का ख्याल और मुतालिया 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 और नोट टेकिंग और हाथ से लिखने की आदत। अभी आपकी जनरेशन में शायद कंप्यूटर्स का ज्यादा दौरा है। हमारे जमाने में हाथ से लिखते थे, हमें एडवांटेज था। आपको दोबारा वहीं जाना पड़ेगा और हाथ से लिखने की मशक करें और अपनी लिखाई भी इंप्रूव कर लें। अगर आपकी लिखाई टेढ़ी मेढ़ी है अंग्रेजी में, जो कि एग्जामिनर को समझ जाएगी, दिस इज द टाइम, यू हैव अ ईयर और टू, कि आप उसको बैठ के रोजाना, जैसे बचपन में टीचर मशक कराते थे ना कि आई आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, तो वो हम 100 100 बार लिखते थे ताकि हैंड राइटिंग हमारी अच्छी हो। तो आपके पास ये मौका है, गो बैक टू द बेसिक्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक्स तो अभी अडॉप्ट करें। इसके बाद अगली जो मैं इसी मौजू को कंटिन्यू करते हुए जो मजीद वीडियोस करूंगा, कुछ राइटिंग के बारे में करूंगा, एसे के बारे में करूंगा, और मजीद आपने अपने जो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, एग्जाम टेक्निक एक होती थी। हमारे मेरे टीचर थे मरहूम मेजर तारिक, उन्होंने मुझे सिखाई थी स्कूल में और वो आज तक मेरे साथ है। मैं उसी टेक्निक पर गामजन हूं। जब मैं अपने मजमून भी लिखता हूं, अपनी किताबें भी लिखता हूं, तो मेरे जहन में वो टेक्निक यहाँ पर असबर हो गई हुई है, क्योंकि वो एज 15 16 17 में वो उन्होंने वो बार बार जहन में डाली थी, तो वो नक्श हो गई है। बहरहाल मैं आपसे अभी तो आपसे इजाजत लूंगा, लेकिन ये मेरा चैनल जो है इसको जरूर सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट का मतकाजी है। इस वीडियो को शेयर भी कर दें, अगर आपको पसंद आए कमेंट करें बिल्कुल, और मुझे फीडबैक दें। अगर मेरी कोई बात गलत लगी है तो बिल्कुल मैं ओपन हूं
अपनी तस्हीह करने के लिए। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़।